हिंदी वाले लोग लिखेंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, देखिए ये जो सेल वर्ड है जिसको हिंदी में हम सभी क्या कहते हैं, कोशिका, तो कोशिका शब्द शुरुआत में था नहीं। ठीक है, शुरुआत में क्या था, कोशिका शब्द नहीं था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो थे रिसर्चर लोग था, वो लोग रिसर्च करते रहते थे। तो एक बार निकले हुए थे जंगल में घूमने के लिए, तो अपने साथ वो लेकर के गए थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको उन्होंने खुद बनाया था। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके चढ़ गए, उन्होंने देखा मधुमक्खी का छत्ता है वो पेड़ पर, चढ़ गए लेकर के, छत्ता को उतार के चेक किया, बहुत सारी मधुमक्खी काटी भी होगी, फूल हो गए होंगे, लेकिन अब रिसर्च करने का जुनून चढ़ा हुआ था तो चढ़ गए। और जब उतार करके चेक किया उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते को, तो उनको उसमें कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे। ठीक है, कमरे जैसी संरचनाएं दिखी। किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था। उस समय तक केवल कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही बना था। तो क्या दिखाई दिया उनको? ढेर सारा छोटा छोटा कंपार्टमेंट। तो उन सारे कंपार्टमेंट्स का नाम उन्होंने क्या रखा था? सेलुला। कंपार्टमेंट्स का जो नाम था उन्होंने क्या रखा था? सेलुला। तो यही सेलुला धीरे धीरे मॉडिफाई होते हुए किस में बदल गया? सेल में। स्टार्टिंग में वर्ड क्या था? सेलुला, और सेलुला किस में बदल गया? सेल में। तो जो सेलुला वर्ड होता है, इस सेलुला का मीनिंग होता है डार्क रूम। सेलुला जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? डार्क रूम, अंधेरा कमरा। अब जैसे आप कमरे में इसमें प्रवेश करें, लाइट्स ऑफ हो, तो कमरा में कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सामान इसमें बहुत सारा है, लेकिन लाइट नहीं होने के कारण आप नहीं देख सकते हैं। वैसे ही रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप कमजोर था, जिस कारण से उनको उस कंपार्टमेंट्स के अंदर पाए जाने वाली चीजें नहीं दिखी थी। अब सेल में कितने सारे भाग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, बहुत सारा चीज है, लेकिन खराब उनका क्या था? माइक्रोस्कोप, जिस कारण से उन्हें सेल के अंदर के बाकी चीजों के बारे में पता नहीं चला था और उनका रिसर्च जो था वहीं पर खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, और बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया तो आगे के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में एक एक करके जानकारियां मिली कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीजें हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिक आते गए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल के बारे में रिसर्च और आगे जारी रखा और ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स की जानकारियां उन लोगों ने कलेक्ट की, एकत्रित की। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के समय केवल क्या था? सेलुला। सेलुला का मतलब क्या होता है? डार्क रूम। डार्क रूम, अंधेरा कमरा। ये शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो प्रश्न पूछे कि सेलुला शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। In 1665, Robert Hooke discovered a dead cell from cork cambium। हिंदी वाले लोग लिखेंगे 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज कॉर्क कोशिका से, कॉर्क CORK, कॉर्क कोशिका से की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर अ लिविंग सेल फ्रॉम पॉन्ड वाटर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइनो बैक्टीरिया। हिंदी वाले लोग लिखेंगे लीवेनहॉक ने, या पूरा नाम लिख लेंगे जो मन करे, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज
तालाब के जल से साइनोबैक्टीरिया के रूप में किया। ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम क्या है यहां पर? लीवेनहॉक। पूछा जाए कि जीवित कोशिका किसने खोजी, तो लीवेनहॉक ने। एक प्रश्न हमने रिसेंटली देखा था कि क्वेश्चन पूछा था कि जैसे घर बनता है तो घर में जो रोल ईंट का है, मकान बनता है तो ईंट लगते हैं, तो उसमें शरीर में ईंट का रोल किसका है? ऑप्शन में दिया होता है सेल था, टिश्यू था, ऑर्गन सिस्टम था। बताना था कि ईंट जैसे घर में जो रोल है ईंट का, बॉडी में किसका रोल है? सेल का। याद रखना है, सेल और ईंट दोनों का काम एक ही है। ठीक है, हाँ, तो वो याद रखना है। तो सेल को क्या कहा गया? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का या बॉडी का। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क कोशिका से। कॉर्क कहां से प्राप्त किया जाता है? बार्क ऑफ ट्री। किससे? बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के छाल से कॉर्क कोशिका प्राप्त की जाती है। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने कैसा कोशिका खोजा? जीवित कोशिका, और वो कौन था? साइनोबैक्टीरिया। ध्यान देंगे, शुरुआती दौर में 3 प्रकार के माइक्रोस्कोप बने थे। पहला माइक्रोस्कोप था सिंपल, माइक्रोस्कोप। इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन। इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। दूसरा माइक्रोस्कोप कौन सा बना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन बनाया? रॉबर्ट हुक बनाए थे। और तीसरा कौन सा बना? इलेक्ट्रॉन बना, विद्युत सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन बनाया? नॉल एंड रस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बताओ? मोर देन 1 लाख टाइम्स। किसी वस्तु को वह 1 लाख गुना अधिक जूम करके दिखा सकता है। क्लियर है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप जॉनसन, कंपाउंड रॉबर्ट हुक, इलेक्ट्रॉन नॉल एंड रस का, ये 3 माइक्रोस्कोप बने। इसके बाद समय आता है जिस समय 2 वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडन और स्वान। कब आते हैं दोनों? 1838 और 39। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट। इन 1838 and 39, Schleiden and Swan gave the cell theory। हिंदी वाले लोग लिखेंगे 1838 एवं 39 में, 1838 एवं 39 में स्लाइडन तथा स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडन और तथा स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, सेल थ्योरी कब दिया गया? 1838, दोनों 39 हो गया है, 1838 और 1839 में। किस वैज्ञानिक ने दिया? स्लाइडन और स्वान। तो स्लाइडन जो था ना, यह जर्मनी का था और बोटेनिस्ट था। ठीक है, कहां से था? जर्मन से। और क्या था? बोटेनिस्ट। और ये ब्रिटेन का था और जूलॉजिस्ट था। ठीक है, जंतु विशेषज्ञ था। कौन? स्वान। और स्लाइडन बोटेनिस्ट था। दोनों ने जब सेल थ्योरी मिल करके दिया तो उन्होंने सेल थ्योरी में 3 बातें कही। पहला बात कहा इन लोगों ने, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला बात इन लोगों ने क्या कहा? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका जीवन की
मौलिक इकाई है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा बात क्या कहा, एवरी सेल अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति, प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका द्वारा होती है, पुरानी कोशिका द्वारा होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति किससे, पुरानी कोशिका से। तीसरा बात कहा, एवरी मल्टीसेलुलर, एवरी मल्टीसेलुलर organisms also arised from a single cell, from a single cell। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है, एक कोशिका से हुई है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, लिख लीजिएगा, वायरस। क्वेश्चन कई बार आया है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन, तो लिख लीजिएगा वायरस। वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्लियर। अब देखो 1838 और 39 में कौन वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडन और स्वान। कब आता है, 1838-39 में। और दिया क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में तीन बात कहा। पहला जो हम लोग सेल का डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो डेफिनेशन देने वाला वैज्ञानिक कौन है, स्लाइडन और स्वान। ठीक है, डेफिनेशन किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने दिया। और क्या कहा, कोशिका जीवन का क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, यानी मौलिक इकाई होती है। ठीक है। दूसरा बात कहा, एवरी सेल एराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी कोशिकाएं होती हैं वो नई पुरानी कोशिका के टूटने से या कोशिका विभाजन से बनती है। इनका ऐसा कोई मानना नहीं था कि धरती पर जो जीवन आया वो कहां से आया, इसमें इनका रिसर्च जो है वो फेल हो जाता है। जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे, 4 गैसों के कारण धरती पर जीवन बना था, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। इस बात को सेल थ्योरी क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है। यह क्या कर रहा है, जीवन धरती पर आया तो पहले से कोई जीव यहां रह रहा था, उसी में कोशिका विभाजन होते गया और नए नए जीव आते चले गए। लेकिन अगर डार्विन को माने, अन्य वैज्ञानिकों को माने, तो उनका क्या मत है कि सबसे पहले क्या शुरू हुआ, तो वाटर साइकिल, जल चक्र, धरती पर वही ना शुरू हुआ था। जो सूर्य है हम लोगों का, तो सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण इससे उष्मा निकलती है। तो जो इस प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इसी में एक प्लैनेट यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है। पहला मरकरी, वीनस, उसके बाद क्या है, अर्थ है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का तापमान चूंकि ठीक ठाक पड़ता है, ना तो बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम, इसलिए जीवन की संभावना केवल कहां बनती है, पृथ्वी पर। इसके पहले जीवन संभावना ही नहीं है। इतना हाई टेम्परेचर है दोनों ग्रहों पर। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वीनस है। ऐसे मरकरी आपका नजदीक में है, लेकिन सबसे गर्म कौन है, वीनस। लेकिन वीनस से कम गर्म मरकरी भी नहीं है, तापमान मिला जुला के वो ठीक ठाक है वहां भी। और उसके बाद आप पृथ्वी, हाँ ज्यादा है, लेकिन फिर भी गर्म ग्रह मरकरी भी कम नहीं है। अगर पहला रैंक दे तो वीनस के बाद किसे देंगे, मरकरी को ही देंगे। और फिर अर्थ के बाद आप आगे बढ़िएगा तो क्या है, सब कुछ जमा हुआ है ना, सब कुछ बहुत ठंडा है। तो ना तो जीवन इधर जाएगा ना इधर आएगा, तो पृथ्वी पर जीवन आया। और पृथ्वी पर जीवन का कारण क्या था, एस्ट्रॉयड्स, जो कि किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर एस्ट्रॉयड लेके आए तो बर्फ आया तो इवोपोरेशन और वाटर साइकिल शुरू हुआ। वाटर साइकिल शुरू हुआ तो धरती पर लाखों वर्षों तक बरसात हुई, जिससे 78% भाग 73%। पृथ्वी पर पानी कितना है, 73%। तो 73% 71 है, कंफर्म ना, ठीक है। 71% धरती पर क्या आया, पानी। और पानी के अंदर में इन 4 गैसों के कारण क्या आया, जीवन आया। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति। और पहला जीव कौन आया, साइनोबैक्टीरिया आया, और वहां से धीरे धीरे आया। लेकिन इन लोगों का मानना था कि एवरी सेल एराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट नहीं आता, ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछता है इसी स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट दे देगा
और पूछेगा आपसे कि यह सिद्धांत किस वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, तो क्या कहेंगे, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, तीसरी बात क्या कही, हाँ, तीसरी बात इन लोगों ने क्या कही, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो एराइज्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। बहुकोशिकीय जो जीव है मल्टी सेलुलर, उनकी भी उत्पत्ति जो होती है शुरुआत में क्या होता है, जब मियोसिस होता है तो किससे बनते हैं, वो एक कोशिका से ही मल्टीप्लाई होते होते बनते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव भी एक ही कोशिका से तैयार होते हैं। अपवाद में क्या है, वायरस। वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, अकोशिकीय। वायरस को क्या कहा जाता है, अकोशिकीय। अकोशिकीय मतलब ए सेलुलर, यानी यह किसी भी कोशिका का बना हुआ नहीं है, तो इसलिए अपवाद हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर आप कह रहे हो कि जो भी जीव बनेगा सेल से बनेगा, यहां पर आप कह रहे हो कि यह सेल से नहीं बना है, इसलिए वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेल का क्लासिफिकेशन। तो जो कोशिका होती है इसके मुख्य दो भाग होते हैं। पहला भाग इसका कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। ऐसे तीन क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहा जाता है बायो मेम्ब्रेन। इसी को कहा जाता है प्लाज्मा लीमा। सब एक ही नाम है, ठीक है। और हिंदी में इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का जो दूसरा भाग है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, और इसमें कई सारी चीजें हैं। इसमें आ जाएगा आपका क्या क्या, तो इसका एक भाग हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा भाग हो जाएगा इसका गोल्जी बॉडी, तीसरा भाग हो जाएगा प्लास्टिड, चौथा भाग हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पांचवा भाग हो जाएगा इसका लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, एक्सेट्रा। ये सब साइटोप्लाज्म के भाग हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और हो जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियस। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक के भी कुछ पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट इसका हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिंदी में कहेंगे इसको केंद्रक झिल्ली। दूसरा पार्ट होता है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और तीसरा पार्ट होता है इसका न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं केंद्रिका। और न्यूक्लियोलस में है डीएनए।
हो गया। चलिए देखिए, पहला इसमें सेल का जितने सारे सेल होंगे सभी सेल में, अब जरूरी नहीं है कि ये नीचे इसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, न्यूक्लियस का नीचे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, ये सब तो जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें सभी सेल में रहेंगी, ठीक है, लेकिन सभी सेल में इसका रहना और इसका रहना अनिवार्य है, ठीक है। तो इन तीनों को क्या कह सकते हैं हम लोग? फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका का फंडामेंटल कंपोनेंट। ये नहीं रहेगा तीनों तो सेल बनेगा ही नहीं। तो सेल के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन सा? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। बाद बाकी ये ऊपर नीचे होते रहता। प्लांट में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लांट में प्लास्टिड होगा, एनिमल में नहीं होगा। प्लांट में बात करेंगे तो सेल वॉल होगा, एनिमल में नहीं होगा। तो ये सब ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन यह तीनों प्रत्येक कोशिका में पाए जाएंगे तो पाए जाएंगे, उसमें कोई अंतर, कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। पहला इसमें हम लोग लिख लेते हैं किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो पहला हेडिंग बना लेना सेल वॉल। पहला हेडिंग बना लीजिए सेल वॉल। हो गया सेल वॉल। सेल वॉल इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति, इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बैक्टीरिया एंड फंगल सेल। यह हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह पादप कौमा जीवाणु तथा कवक के कोशिका का बाहरी आवरण होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, इट इज फॉर्म्ड बाई पॉलीसेकेराइड शुगर। यह बहुशर्करा का बना होता है। यह बहुशर्करा का बना होता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, इट इज डेड कंपोनेंट ऑफ सेल। इट इज डेड कंपोनेंट ऑफ सेल। यह कोशिका का मृत भाग है। यह कोशिका का मृत भाग है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम आउटर इंजरी। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम आउटर इंजरीज। यह बाह्य आघातों से कोशिका की रक्षा करता है। बाह्य आघातों से कोशिका की रक्षा करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, किसमें पाया जाएगा बताओ? पहला किसमें? प्लांट में। तो प्लांट में किस चीज का बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। दूसरा किसमें पाया जाएगा? फंजाई में, यानी कवक में। किसका बना हुआ होगा? काइटिन का बना होगा। तीसरा किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरिया में। किसका बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन। और यह तीनों का तीनों होता है पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। तीनों क्या है? पॉलीसेक्राइड होता है।
शोभा सिंह क्या लिख रही हैं? सर भेदभाव कर रहे हैं, हम लोग सुन नहीं सकते हैं। क्या आवाज नहीं जा रहा है मेरा? हम आपका नहीं सुन रहे कि आप हमारा नहीं सुन रही हैं, ये क्लियर करिए। इम्तियाज कुरैशी, सर हमें पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है और जो क्लास छूट गया है उसका वीडियो डिलीट कर। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? हम क्लास में पीडीएफ दे ही नहीं रहे, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? थ्योरी लिखा रहे हैं तो पीडीएफ से हम पढ़ा कहाँ रहे हैं कि मिलेगा? रूपम कुमारी, सर कल क्या हुआ था, मेरा क्लास छूट गया था, कल जेनेटिक्स हुआ था। हो गया, सभी की समस्या खत्म। और समस्या तो लिखिए तब ना बताएंगे। चलो हो गया। भेदभाव हम नहीं करते हैं जी, ये सब झूठा ब्लेम आप लोग नहीं लगाया करिए। चलिए देखिए क्या है सेल वॉल में, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, बैक्टीरिया और फंगल सेल। जितना सारा जीव होगा, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है इस तरह का, ठीक है, ये एक सेल है, अगर यह प्लांट का होगा, बैक्टीरिया का होगा या फंगस का होगा तो इसके ऊपर में एक और मेम्ब्रेन आ जाएगा, ठीक है। अब यह मेम्ब्रेन क्या हो गया? सेल वॉल, और यह क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। बात आ रहा है समझ में? तो सेल वॉल जो होता है यह केवल 3 जीवों की कोशिका के बाहर में है, केवल प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंजाई में। यह किस चीज का बना होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है क्या? सेल वॉल। अब पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की विशेषता है कि इसमें मोनोमर्स यानी मोनोसेकेराइड शुगर का लंबा चेन जुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें अनकाउंटेबल कार्बन एटम भी हो सकते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड में हमेशा कार्बन पर कितना एटम होगा? 6 रहेगा, C6H12O6, तो ग्लूकोज पर कितना है? 6 है, तो क्या कहलाएगा? मोनोसेकेराइड। और डाइसेकेराइड बनेगा तो 2 कार्बन एटम जुड़ जाएगा, ये 2 मोनोसेकेराइड जुड़ जाएगा तो डाइसेकेराइड हो जाएगा। तो जैसे आपका सुक्रोज है C12H22O11, तो यह क्या कहलाएगा? डाइसेकेराइड। तो 2 मोनोसेकेराइड जुड़ा तो डाइसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड का पूरा चेन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड से बने हुए लगभग जो कंपाउंड होते हैं वे कैसे होते हैं? मृत पाए जाते हैं। इस कारण से पौधों में यह जो कोशिका भित्ति होती है वह कैसी होती है? मृत होती है, डेड होती है। क्लियर है? इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम आउटर इंजरीज। अब देखिए यहां पर प्लांट की बात करो, बैक्टीरिया की बात करो या फंगल की बात करो, तीनों के तीनों जो लगभग हैं, अगर बैक्टीरिया को हम लोग ना माने तो बाद बाकी प्लांट और फंगल जो होते हैं दोनों कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब इट कैन नॉट बी लोकोमोट। लोकोमोट कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब प्लांट है, उसको कोई इंजर्ड करे तो कहां भागेगा? सांड आकर देखिएगा माथा रगड़ देता है पेड़ में। अब माथा रगड़ रहा है तो पौधा तो भागेगा नहीं, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन रहता है, तो सेल मेम्ब्रेन तो जीवित है, मर जाएगा पौधा नहीं तो नेचर ने क्या किया है? उसके ऊपर में सेल वॉल लगा दिया है कि भाई माथा रगड़े कोई, चाहे कुछ करे, तुमको कष्ट नहीं होगा। फंगस के ऊपर भी लगा दिया है सेल वॉल, वो उसको क्या करेगा? बाहर से सुरक्षित रखेगा, प्रोटेक्ट रखेगा। क्लियर है? तो इसका काम क्या है? आउटर इंजरी से सेल को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। प्लांट जो है उसका सेल वॉल है तीनों का तीनों, सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, तीनों क्या है? पॉलीसेकेराइड, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज का, फंगस का सेल वॉल काइटिन का और बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, अगला हेडिंग लिखिएगा। हिंदी हम बोल रहे हैं दीपक जी, आप उसको लिखते चलिए। हिंदी जो है हम बोल रहे हैं वो आप लिखते चलिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं इसलिए इंग्लिश बोर्ड पर लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। दूसरा लिखिएगा सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसमें डैश दे करके लिखिएगा इट इज लिविंग मेम्ब्रेन। यह लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल, यह कोशिका की जीवित झिल्ली है। यह कोशिका की जीवित झिल्ली है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। यह अर्धपारगम्य या
चयनात्मक पारगम्य, यह अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन एंड लिपिड, यह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है, यह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सैंडविच मॉडल, कोशिका झिल्ली का मॉडल सैंडविच मॉडल कहलाता है। कोशिका झिल्ली का मॉडल सैंडविच मॉडल कहलाता है। हो गया। अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो है इसका क्या क्या रोल है समझिएगा। सेल मेम्ब्रेन लिविंग सेल है, जीवित पार्ट होता है सेल का, और किसके नीचे पाया जाएगा, सेल वाल के नीचे, ठीक ना। यह किस नेचर का होगा, सेमी परमिएबल, या फिर इसको आप कह सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। यानी चुने हुए पदार्थ को सेल के अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा। जैसे अब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो आपको याद होगा हमने क्या कहा था, ब्रीदिंग करते हो तो ब्लड जो है वो आपके फेफड़ों में से किस गैस को लेके आता है, ऑक्सीजन को, और कहां जाता है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जाने के लिए उसको परमिशन किस मेम्ब्रेन की चाहिए, सेल मेम्ब्रेन। तो हुआ कि नहीं सेलेक्टिव परमिएबल। सेल के अंदर जब भोजन का पाचन होता है तो माइक्रोविलाई ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके किसके साथ, ब्लड के सहारे किसके कहां भेजता है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन परमिशन देगा तब ना जाएगा। या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जिसको हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल बताया था, याद है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। ये जो साइटोप्लाज्म है यहां वहां क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां क्या होगा, क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड के सहारे बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के लिए उसे सेल मेम्ब्रेन का परमिशन चाहिए। तो चूंकि यह चुने हुए पदार्थ को सेल में आने देता है और बिना काम वाले चीजों को कोशिका से बाहर निकलने देता है, इस कारण से इसे सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन एंड लिपिड। एक बार पढ़ा करके भेजे कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड का। ये हम पढ़ा करके भेजे। एग्जाम में स्टूडेंट लोग गया तो क्वेश्चन दिया ऐसे, ऑप्शन दिया प्रोटीन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया लिपिड, तीसरा दिया लाइपोप्रोटीन, और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कुछ लोग लिपिड किया, कुछ प्रोटीन किया, सही आंसर क्या होगा, लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन का ही कॉम्पोजिशन क्या कहलाएगा, लाइपोप्रोटीन कहलाएगा। समझ में आया। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर लाइपोप्रोटीन लिखा हुआ रहे तो, लिपिड और प्रोटीन लाइपोप्रोटीन ही है। इसी का बना होता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा आगे लिखा हुआ है, इसका मॉडल कैसा होता है, सैंडविच। तो सैंडविच सभी लोग खाए हैं, ब्रेड जो होता है उसके बीच में बहुत सारा मटेरियल भरा रहता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, सैंडविच बन जाता है। तो इसका मॉडल सैंडविच का मीनिंग क्या है, जैसे दो मेम्ब्रेन हैं, मान लो यह सेल मेम्ब्रेन है, तो यह दो झिल्लियां हैं और इन दोनों झिल्लियों के मध्य में क्या भरा रहता है, प्रोटीन और लिपिड। जैसे ब्रेड के बीच में चोखा भर दो, क्या बन गया, सैंडविच, ठीक है। ब्रेड में चोखा भरिए, क्या बन जाएगा, सैंडविच। इसी में इन दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या भर गया, प्रोटीन और लिपिड भर गया। तो यह क्या कहलाता है, इसका मॉडल सैंडविच मॉडल कहलाता है, और इसी के कारण यह सेलेक्टिव परमिएबल भी हो पाता है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसके बाद लिखिएगा साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट लिखेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसमें लिखिएगा, इट इज
जेली लाइक स्ट्रक्चर present between cell membrane and न्यूक्लियस। यह तरल जेली जैसी, यह तरल जेली जैसी संरचना है, यह तरल जेली जैसी संरचना है जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच, जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच पाई जाती है, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच पाई जाती है। इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। यह उपापचयी पदार्थों के वितरण में, उपापचयी पदार्थों के वितरण में सहायक होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यह ग्लाइकोलाइसिस का केंद्र है, यह ग्लाइकोलाइसिस का केंद्र है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल। यह कोशिका के आकार को मेंटेन यानी नियंत्रित, कोशिका के आकार को नियंत्रित रखता है, कोशिका के आकार को नियंत्रित रखता है। हो गया। अब देखिए कोई सेल है मान लो, तो इस सेल के सेंटर पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और सेंटर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसमें सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब ग्लूकोज का कहां ऑक्सीकरण होता है, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण साइटोप्लाज्म में क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विद इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो ग्लूकोज का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है, पाइरुवेट। ग्लूकोज किस में टूटता है जी, पाइरुवेट में। ग्लूकोज में कितना कार्बन एटम, 6। पाइरुवेट में कितना कार्बन एटम, 3 कार्बन। तो पाइरुवेट को बोला जाता है ट्रायोज सुगर। क्या बोला जाता है, ट्रायोज सुगर। और ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, हेक्सोज सुगर कहा जाता है। ठीक है। तो ग्लूकोज का रूपांतरण ग्लाइकोलाइसिस विधि द्वारा कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में होता है, और पाइरुवेट में 3 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। पहली बात। दूसरा बात क्या लिखा गया है, यह कैसा होता है, तो जेली जैसा चिपचिपा तरल पदार्थ है। अगला क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। किसका वितरण करेगा, मेटाबोलाइट्स का। मेटाबोलाइट्स किसे कहेंगे, सेल को जीवित रहने के लिए जो पदार्थ चाहिए। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन बंद करा दो, जीवित रहेगा। सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले, सेल के अंदर से यूरिक एसिड नहीं निकले, सेल के अंदर से यूरिया नहीं निकले, तो कहां से जीवित रहेगा। तो ये जो मेटाबोलाइट्स हैं जो सेल के अंदर है, उसका वितरण करने का काम कौन करता है, यही करता है। और ये जब वितरण करता है तो कई बार ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो ट्रैफिक जब जाम लग जाता है तो उसका भी ट्रैफिक कंट्रोलर है, कौन है, गोल्जी बॉडी। तो ट्रैफिक कंट्रोलर किसको कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मेटाबोलाइट, है ना। मेटाबोलाइट्स का यह क्या करता है, वितरण करता है। जैसे जो ऑक्सीजन गया, तो ऑक्सीजन की जरूरत तो सारे सेल ऑर्गेनल को है, तो कौन करेगा, साइटोप्लाज्म करेगा। क्लियर है ना। तो ये क्या काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबोलाइट्स करेगा। किसका केंद्र है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सभी को पढ़ाए हैं रेस्पिरेशन में। कितना एटीपी तैयार होता है ग्लाइकोलाइसिस से, 2 मोल एटीपी तैयार होता है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने बताया था 2 मोल एटीपी तैयार होता है। और ये क्या काम करता है, तो कोशिका के आकार को मेंटेन करता है। अब जैसे हम लोगों को ऐसे कोई स्पर्श करके छोड़ दे तो हाथ का जो चमड़ी है पुनः अपने शेप में लौट जाएगा। किसके कारण, साइटोप्लाज्म के कारण। नहीं रहेगा तो पचकले रह जाएगा। कोई अगर दाब दिया तो क्या हो जाएगा,
पचक जाएगा तो फुलबे नहीं करेगा। तो कोशिका के आकार को मेंटेन कौन करता है? साइटोप्लाज्म मेंटेन करता है। चलिए अब इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो साइटोप्लाज्म का पहला कंपोनेंट लिखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले लिख लो, पहला लिखना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER कहा जाता है। हिंदी नाम इसका बहुत खतरनाक है, इसलिए वो मत जानिए। क्या जानना है? हाँ, खतरनाक है कि नहीं है? अंतःप्रद्रवी, कुछ उपद्रव टाइप का नाम लग रहा है। अंतःप्रद्रवी है नहीं खतरनाक? देखो तो, तुमको डायरेक्ट दे देते अंतःप्रद्रवी जालिका तो बेहोश हो जाते हैं। अब दिखा हुआ लिख रहा है आपको, तब समझ में आ रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहते हैं। हो गया। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इट इज सिंगल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यह एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ, एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ छड़नुमा आकृति है, छड़नुमा आकृति है जो कोशिका द्रव्य में, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। छड़नुमा आकृति है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER। ER के दो प्रकार हैं, ER के दो प्रकार हैं। पहला लिखिएगा रफ ER, पहला लिखिएगा रफ ER। हिंदी में इसको कहते हैं खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरा समझ रहे हैं? उबड़ खाबड़। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, वन एंड ऑफ ER, वन एंड ऑफ ER many ribosomes attached, at the one end of ER many ribosomes attached, comma, that's why it appears rough, that's why it appears rough, that's why it appears rough, comma, it helps in protein synthesis, it helps in प्रोटीन सिंथेसिस। इंग्लिश हिंदी वाले लोग लिखेंगे, लिखिएगा ER के एक सतह से कई राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, कई राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, कॉमा, अतः यह खुरदरा दिखाई देता है। खुरदरा मत लिख दीजिएगा, खुरदरा दिखाई देता है, खुरदरा दिखाई देता है, कॉमा, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और दूसरा लिखना स्मूथ ER, दूसरा लिखिएगा स्मूथ ER, डैश देकर के लिखिएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस it appears smooth, it appears smooth, comma, it helps in lipid synthesis, it helps in lipid
सिंथेसिस, हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसके सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह चिकना दिखाई देता है, कौमा यह लिपिड संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए सेल जो है, सेल के अंदर आओ तो क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, ठीक ना, और यहां न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में देखोगे तो ऐसा एक रॉड शेप छड़नुमा आकृति दिखती है, और यह छड़नुमा आकृति एक झिल्ली द्वारा क्या है, बाहर से घिरी हुई है, ठीक है। अब इसी आकृति को क्या कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहली बात। दूसरा बात, इसी साइटोप्लाज्म में आप देखोगे तो एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है जो स्फेरिकल होता है। मेम्ब्रेन लेस का मतलब बाहर से इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई झिल्ली नहीं है। इकलौता सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन लेस होता है वो कौन है, राइबोसोम। कौन होता है, राइबोसोम, जिसको हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यह कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस। अब यह जो राइबोसोम है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक किनारे से जाकर के क्या हो गया, चिपक गया। तो जैसे ही इस किनारे पर चिपका, यह सतह आपको कैसा दिखने लगा, रफ दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला किनारा कैसा दिख रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो चूंकि यहां पर राइबोसोम जुड़ा हुआ है, और राइबोसोम को आप क्या कह रहे हो, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री कह रहे हो। तो इसी राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके शरीर में किसका निर्माण कराएगा, प्रोटीन का। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण कराएगा, लिपिड का। चलिए कोई डाउट इसमें किन्हीं को, जो लिखा है आपने क्लियर है ना। चलिए आगे लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, हाँ बनाइएगा, इसमें बनाने वाला कुछ है नहीं, बना लो। आज कितने तारीख है, 25 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे को घटना चक्र आप लोगों का खत्म रहना चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। जिसका नहीं हुआ है उसके लिए छोड़ दीजिए। मंडे को घटना चक्र खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो क्लास में बैठने नहीं देंगे, गारंटी। जो झूठ बोलेगा हम पकड़ लेंगे, ट्रांसमीटर लगा हुआ है हमारे पास, झूठ लाई डिटेक्टर रहता है, मुंह देख के, थोबड़ा देख के पहचान जाएंगे कौन झूठ बोल रहा है। तो मंडे तक खत्म पूरा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सफिशिएंट टाइम है। आज अभी आपका थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आपका कॉल है। हम तो एक 15 दिन से कह रहे हैं आप लोगों को खत्म करो, आप लोग कर ही नहीं रहे हो तो हम क्या करें। ठीक है, हमको सोमवार तक खत्म चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ तो बैठने लगे। हाँ और क्या, अरे कितना क्वेश्चन है, पूरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला दो तो हमको लग रहा है 1000 क्वेश्चन, 1000 से ऊपर कहाँ होगा भाई। तब 1000 क्वेश्चन माने मैक्सिमम, चलो 2 घंटा की जगह लो 7 घंटा 8 घंटा, अगर डेली 3-3 घंटा पढ़ो खत्म हो जाएगा। तो हम पूछेंगे, अगर मंडे तक नहीं होगा तो गड़बड़ बात है, फिर हमें भी खराब लगेगा, आप पिटाएंगे आपको भी खराब लगेगा, दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा खराब लगने का। ठीक है, तो मंडे तक घटना चक्र खत्म। और रिजल्ट आपको एमसीक्यू ही दिलाने वाला है, कथा कहानी रिजल्ट नहीं दिलाने वाला है। इन्हें राइबोसोम चिपक जाएगा, इन्हें उखड़ जाएगा, ये सबसे रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसको हम शुद्ध नौटंकीबाजी मानते हैं, है ना। सर्कस में जैसे सर्कस दिखाया जाता है ना, ये वही चीज है।
हाँ, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, चिपक जाएगा उखड़ जाएगा जरूरी नहीं है। डायरेक्ट पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, डायरेक्ट पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। ये तो ठीक है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप कहीं जाएंगे तो दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके लिए आप जितना एमसीक्यू प्रत्येक दिन लगाते हैं, आपके रिजल्ट का डिसीजन वही करेगा। तो एमसीक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाइएगा पिछड़ते चले जाइएगा, पिछड़ते जाइएगा, फेलियर होते 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 गबड़ा जाएगा, फिर फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लास्ट स्टेज में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, कई सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं लास्ट स्टेज में क्वालिफाई किया, 36 साल 37 साल, तो बड़ा गंदा स्थिति में पहुंच जाता है इंसान। बहुत अभी हमारे पास ऐसे 1-2 लोग हैं जिन जो हमारे परिचय में हैं, वो लोग कह लो आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, कोई सब्जेक्ट छेड़ दो आप वहाँ से भाग जाइएगा। माने इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू तक वो लोग गए हैं, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो होता है उनका इंटरव्यू नहीं लेता, यही चालू कर देते हैं। वो पूछेगा हड़प्पा के खुदाई में क्या क्या मिला, तो वो जो नहीं जानता वो भी बताएंगे क्या मिला, ये फील करा देता है लोग कि खोदने यही गए थे। ठीक है, इतना नॉलेज लेकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है। एग्जाम निकालना जब हम समझते हैं पीसीएस जो है, पीसीएस या फिर यूपीएससी जो भी है, वो कंप्लीट एक ट्रिक का चीज है। ठीक है, बहुत बड़ा इसमें आप देखिएगा, इस बार के टॉपर्स लोगों को आप दिखाइए, देखिए जितने सारे लोग हैं, 4 तो लगातार लड़कियां हैं, टॉप 4 में लड़कियां हैं। हमको लग रहा है कि टॉप 10 में 6 लड़की है, 4 लड़का है। हाँ, 4 लड़का है और 6 क्या है, लड़की है टॉप 10 में। अब इतना सारा जो रिजल्ट है उसमें क्या बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, ये आप दावा नहीं कर सकते, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। उन लोगों के पास खुद को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका है, और बहुत सारे उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो उतना उससे अधिक जानते हैं, यानी उन लोगों का एलिमिनेशन मेथड से पढ़ाई हुआ है, क्या नहीं पढ़ना है वो उन लोगों को पता है, क्या छोड़ना है। एग्जाम के क्वेश्चन को लगातार एनालिसिस वो लोग कर रहे हैं कि हर साल क्या पूछता है। टॉप रैंक 1 जो है उनका शायद ये 3rd अटेम्प्ट था, 2 अटेम्प्ट में उनका प्री भी नहीं निकला था, 2 अटेम्प्ट उनका प्री भी नहीं निकला था, और 3rd अटेम्प्ट में AIR 1, यानी 2 अटेम्प्ट में उनको पता था कि फेल कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लैकनेस है। तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है। और जब तक क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं है, जरूरी होता है कि आपके पास मटेरियल रहे, कम से कम क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, ये 2 चीज होना ही होना चाहिए कि पढ़ना आपको क्या है, कितना पढ़ना है। तो क्वेश्चन बैंक लेकर के एनालिसिस करते रहना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, जहाँ से नहीं उठा रहा है काले माथा फोड़ेंगे। अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ब्रह्मांड से कई साल से क्वेश्चन नहीं उठाया है। अब बहुत सारे मास्टर लोग होते हैं ब्रह्मांड एकदम पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहाँ से। तो आपको PhD थोड़े करना है ब्रह्मांड पढ़ करके, या फिर रिसर्च तो करना नहीं है, अरस्तु के चाचा तो बनेगा नहीं। जब नहीं करना है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। जो स्कोरिंग पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा बस उतना डील करिए, रिजल्ट है ना लेना है जी, बात खत्म। तो एग्जाम निकालना जो है वो शुद्ध क्या है, ट्रिक है। अब वो ट्रिक आ जाए तो एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए MCQ लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट सीरीज चलेगा, टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगा करके जहां जहां दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन, उससे आपको पता चलेगा कि कहां कहां गड़बड़। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री किसी का खराब नहीं होगा। अब बायोलॉजी है, जितना चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे उतना चैप्टर तो किसी का नहीं खराब होगा, उसमें से 2 चैप्टर खराब होगा, 3 चैप्टर खराब होगा, तो मेहनत बाकी चैप्टर को छोड़ करके उस 3 चैप्टर पर करेंगे। तो टेस्ट सीरीज से ये पता चलता है कि आपका पूरे सिलेबस में वीक पोर्शन कहाँ है, और उस वीक पोर्शन को 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ करके ठीक कर लेना है। जैसे मॉर्निंग बैच है, मॉर्निंग बैच में हम 3-4 स्टूडेंट का भविष्यवाणी कर दिए हैं कि 1 साल लगे 2 साल लगे तुम लोग का रिजल्ट होना ही है, कोई नहीं रोक सकता है। इस बैच में भी हैं 5-6 लोग, इस बैच में भी हैं जिन पर एकदम 100% श्योरिटी है कि 1 से 2 बार में उनका रिजल्ट आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। बाकियों का नाम बता देना, दूसरे को डिमोरलाइज करना है, वो हम लोग पढ़ाते हैं तो पता रहता है। अब ये नहीं कि टेस्ट में जो टॉप कर रहा है वो रिजल्ट ले आएगा, वो भी नहीं है। इस बात से भी हम सहमत नहीं है टेस्ट में जिसका बहुत शानदार नंबर है वो रिजल्ट ले लेगा। ऐसे ऐसा बच्चा स्टूडेंट लोग हैं जो चुपचाप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी अप टू मार्क हैं, लेवल पर हैं, उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो हैं सिलेक्टेड कुछ लोग जिन पर लास्ट में मेहनत किया जाएगा, टीचर का टीम बात कर रहा है उन लोगों पर। ये 4-5-10 लोग कौन है जिन पर स्पेशल फोकस किया जाए कि वो इस बार रिजल्ट दें, अब फिल्टर कर करके निकाला जाता है उन लोगों को हर बैच से। समझ गया ना? तो इसलिए क्वेश्चन बैंक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम में रिजल्ट होगा, इससे सुनहरा क्या होता है, डिमांड बढ़ जाएगा भाव बढ़ेगा, वो अलग। समझ गया? फिर तो चिन्होगे नहीं हम लोग कौन है ठीक है, ऑफिस से बाहर बैठा हो, मिल लेते हैं 10 मिनट बाद। तो डिमांड और भाव जो होगा वो दोनों क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा।
लेकिन लगे रहिएगा तो एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट हो जाएगा। बस दो चीज एनालिसिस करते रहिए, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है ना। रूम में आपका जितना सारा चीज है, रूम का माहौल इतना शानदार रखिए, इतना शानदार, जो आपका कमरा है उसका माहौल को रखिए, कमरा से निकलने का मन नहीं कर लगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम यहाँ स्पेंड करें। और जो भी चीज हो रूम में आपके काम का, फिजूल का कुछ भी नहीं, फिजूल का वो रुमाल भी रूम में नहीं रहे, जो काम का सामान हो वही रूम में रहे। दीवार वाल पर जो आप लोग डायग्राम बनाते हैं, जो चिपकाते हैं, या फिर बोर्ड पर जो आप डेली का रूटीन लिखते हैं, वो टास्क जरूर कंप्लीट कर लेना है। वो टास्क जब तक कंप्लीट नहीं करिए, सेफ जोन में मत जाइए, सोने वोने मत जाइए, एकदम लगे रहिए। और बहुत बड़ा बड़ा भी गोल लीजिएगा तो कभी पूरा नहीं, वो डिमोरलाइज करेगा। वो छोटा छोटा टारगेट, आज 2 ही चैप्टर पढ़ेंगे, 3 ही चैप्टर पढ़ेंगे, अपना औकात जो है वो पूरा करिए। औकात एक दिन में थोड़े बढ़ जाएगा, अब पढ़ ही नहीं रहे हैं, चाहिए कि एक बार उठा लिए मॉडर्न हिस्ट्री टारगेट में स्पेक्ट्रम तो निपटा देंगे 1.5 महीना में, नहीं निपटेगा, बेहोश हो जाइएगा, 1 महीना में पानी चढ़वाना पड़ जाएगा। तो क्यों ले लेंगे उतना बड़ा टारगेट? यही टारगेट लेंगे कि एक दिन में 30 पेज पढ़ना है और 30 पेज याद कर लेना है। छोटा छोटा टारगेट लेंगे और उसको पूरा करेंगे, तब धीरे धीरे बड़ा चैलेंज लेंगे। और समय अभी आपके पास पर्याप्त है, 4 महीना है ना और जी, हाँ लगभग 4 महीना है प्रीलिम्स में, तो 4 महीना बहुत है, फ्रेशर के लिए भी बहुत है। बीपीएससी पीटी निकालना हम बता रहे हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 4 महीना उसके पास समय है, उसके लिए भी बहुत है ये 4 महीना। अगर कंटिन्यूटी के साथ 4 महीना में जितना 120 दिन है वो लगातार अगर लग गया बढ़िया से, तो ये 4 महीना भी बहुत है, पूरा प्लानिंग करके। 4 चीज से क्वेश्चन आना है, इतिहास से आना है, साइंस से आना है, करेंट से आना है और बिहार से आना है। अब 4 चीज को एकदम घोर मट्ठा करके पी जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री रट जाओ, एक एक पेज रंग रंग के रट जाओ बढ़िया से। साइंस पूरा एकदम रट जाइए, इसलिए कह रहे हैं घटना चक्र लगाइए। तो 4 दिन कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं 4 दिन में कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो फिर 70वीं के प्लान में घुसिए, नहीं करिएगा तब आपको पूरा टाइम दे दिया जाएगा, 1 साल। 1 साल में घटना चक्र करिए, और इस बार रिजल्ट लेना है तो इन्हीं 4 दिन में घटना चक्र करिए। तो साइंस को पूरा एकदम बना लीजिए, 8 घंटा का पढ़ाई का रूटीन एकदम हार्ड एंड फास्ट लागू करना चाहिए, वो करना ही करना चाहिए। जो भी भटकाव हैं वो सबसे बचते हुए 8 घंटा कर लिए, फिर मस्ती कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 घंटा अगर नहीं हुआ है तो मस्ती नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए, और मस्ती को टाल दीजिए अगले दिन। 8 घंटा एकदम कंपलसरी है। सेल्फ स्टडी, क्लास मत जोड़ देना तो गबड़ा जाएगा। क्लास छोड़ के कई को बुद्धि लगाएगा कि तो हाँ, तो वो लोग 72वीं 75वीं की तैयारी में लगे हैं। ठीक है, जिसको इस बार चाहिए वो क्लास छोड़ करके बचा हुआ जो दिन है 4 महीना 8 घंटा पढ़िए, एकदम प्लस हो जाए, माइनस नहीं। अब क्वेश्चन लगाइए, घटना चक्र लगाइए, पता रहेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कम से कम 10 साल का क्वेश्चन एक साथ अगर मिल जाए, बीपीएससी 68 में क्या पूछा, 67 क्या पूछा, 66 क्या पूछा, 65, माने 10 साल का आप क्वेश्चन देखिएगा ना केवल। अब साइंस का देख लीजिए कि 10 साल से क्या क्या 30 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, तो 30 बार हर क्वेश्चन साइंस में किस किस चैप्टर से उठाया, आपको अपने अंदाजा हो जाएगा। 10 साल में उठाइएगा तो फिजिक्स में एगो चैप्टर सुपर हिट रहा, यूनिट एंड मेजरमेंट, एकदम यूनिट में 5 गो क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन भर ही देता है। तो काहेला हम मैकेनिक्स में दिमाग लगाएंगे, काहेला हम मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन पूरा रट करके जाएंगे, 5 क्वेश्चन तो हमारा वहीं से आना है। तो ये सब कब पता चलेगा? जब क्वेश्चन लगाइएगा, प्रीवियस ईयर देखिएगा, एनालिसिस करिएगा। इस बार वैकेंसी बढ़िया आने वाला है, पोस्ट भी अच्छा आने वाला है, तो पार घाट लग जाइए। समझ गया ना? चलिए इसके आगे, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या बनाए थे? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया में लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा मेम्ब्रेन होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है। तो इसमें लिखिएगा इट इज डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर। इट इज डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट वाज डिस्कवर बाय, हाँ लिखिएगा, यह दोहरी झिल्ली युक्त, यह दोहरी झिल्ली युक्त, यह दोहरी झिल्ली युक्त छड़नुमा संरचना है। छड़नुमा संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त छड़नुमा संरचना है।
अगला पॉइंट लिखिएगा इंग्लिश वाले लोग, इट वाज डिस्कवर बाई अल्टमैन, इट वाज डिस्कवर बाई अल्टमैन, ALTMANN, इट वाज डिस्कवर्ड बाई अल्टमैन, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज साइट ऑफ क्रेब साइकिल, इट इज साइट ऑफ क्रेब साइकिल, क्रेब KREB, यह क्रेब चक्र का केंद्र है, यह क्रेब चक्र का केंद्र है। इट इज साइट ऑफ क्रेब साइकिल, कॉमा कॉमा सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन, यह क्रेब चक्र का केंद्र है तथा यहां कोशिकीय श्वसन पूर्ण होता है, तथा यहां कोशिकीय श्वसन पूर्ण होता है। कितना एटीपी बनता है? 36 मोल, 36 मोल बनाता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा लाइसोसोम, कोई कुछ इसमें डाउट नहीं होगा, नहीं ना है। नेक्स्ट लिखिएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम में लिखिएगा इट इज सिंगल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह एक झिल्ली युक्त, यह एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है, एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। इट वाज डिस्कवर बाई डी डुवे, इसकी खोज डी डुवे, DEDDUVE, डी डुवे ने की थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज नोन एज सुसाइडल बैग, इसे आत्महत्या की थैली, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट कॉन्टेन अ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन एसिड हाइड्रोलेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which burst during injury and decompose their own cell, हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसमें एक प्रबल प्रोटीन, इसमें एक प्रबल प्रोटीन एसिड हाइड्रोलेज, बोर्ड पर लिखा हुआ है एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो चोट लगने पर फट जाता है, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब मान लो यह कोई सेल है, सेल में आपका यह साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया।
अब साइटोप्लाज्म को ही देखिएगा ना, तो साइटोप्लाज्म एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि बाहर से कितने झिल्ली से घिरा हुआ है, एक झिल्ली से, सिंगल मेम्ब्रेन से क्या है, बाउंड है, ठीक है। और सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड इस झिल्ली के अंदर में क्या पाया जा रहा है, एक प्रोटीन पाया जा रहा है, और यही जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का क्या नाम है, एसिड हाइड्रोलेज, ठीक है। ये जो प्रोटीन है इसका नाम है एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज। अब प्रोटीन पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट में क्या लगा रहेगा, ASE, तो क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन या इंजाइम, तो यह एक इंजाइम, स्ट्रॉन्ग इंजाइम है, नाम है एसिड हाइड्रोलेज, या फिर इसी को हाइड्रोलाइटिक इंजाइम भी कहते हैं। अब कोशिका में चोट लगा तो ये फट गया, कौन, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम फटा तो एसिड हाइड्रोलेज पूरी की पूरी कोशिका में क्या होगा, फैल जाएगा, और जब पूरी कोशिका में फैलेगा तो इसी के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सब है, तो यह अपनी ही कोशिका को क्या करता है, डिकम्पोज कर देगा, नष्ट कर देगा, तो पूरी की पूरी कोशिका क्या, खत्म। इस कारण से इसका नाम क्या दिया गया है, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली से कहा जाता है। सबसे पहले इसके बारे में पता किस वैज्ञानिक ने लगाया, डी डुबे ने लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा राइबोसोम, लाइसोसोम के बाद नेक्स्ट लिखिएगा राइबोसोम, लिखिएगा इसमें इट इज मेम्ब्रेनलेस, इट इज मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह झिल्ली रहित, यह झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है, गोलाकार संरचना है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इट वाज डिस्कवर बाय पैलेडे, इसकी खोज, इसकी खोज पैलेडे ने की थी। इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज इट प्ले मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। अब देखो प्रोटीन से 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा प्रोटीन निर्माण करने वाला अंग कौन सा है, तो क्या कहिएगा, लीवर, प्रोटीन निर्माण का अंग लीवर। दूसरा पूछेगा प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, प्रोटीन पाचन कौन करेगा, ट्रिप्सिन, कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। और तीसरा प्रश्न क्या बनेगा आपका, ये प्रोटीन का निर्माण कहां पर होगा, तो क्या कहिएगा, राइबोसोम में होगा, ठीक है। प्रोटीन निर्माण का अंग लीवर, प्रोटीन पाचन का एंजाइम ट्रिप्सिन, और प्रोटीन निर्माण का अंग क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल राइबोसोम हो जाएगा। चलिए इसके बाद लिखिएगा क्या, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी डैश दे करके लिखिएगा डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर बाय कैमिलियो गोल्जी, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इट इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, इसे कोशिका का यातायात नियंत्रक कहते हैं, इसे कोशिका का यातायात, कोशिका का यातायात नियंत्रक, यातायात नियंत्रक कहते हैं, इसे कोशिका का यातायात नियंत्रक कहते हैं। हो गया बस। अब नेक्स्ट लिखिएगा प्लास्टिड,
नेक्स्ट लिखिएगा प्लास्टिड, हिंदी में कहा जाता है लवक। डैश दे करके लिखिएगा वनली फाउंड इन प्लांट सेल, वनली फाउंड इन प्लांट सेल, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। दूसरा लिखिएगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर, लवक के निम्न प्रकार हैं, लवक के निम्न प्रकार हैं। पहला लिखेंगे क्रोमोप्लास्ट, इसको कहा जाता है हरित लवक। डैश देकर के लिखिएगा इट कॉन्टेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कॉमा हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड साइट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्प्शन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, कॉमा यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। हो गया। एग्जाम्पल में लिख लेना पत्ता, लीफ, लीफ। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो लिखा गया है, ओहो सुधार लीजिए, क्लोरो कर लीजिए, क्लोरो, क्लोरो कर लीजिए। आप लोग भी बोले नहीं, सुनते जा रहे हैं। दूसरा लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट, हाँ हिंदी ठीक है। दूसरा लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट, इसको कहा जाता है वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट, इसमें लिखिएगा वर्णी लवक। इसमें डैश देकर के लिखिएगा इट इज कलरफुल प्लास्टिड, इट इज कलरफुल प्लास्टिड generally found in fruits and flower। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेड, ऑरेंज एंड येलो। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह रंगीन लवक होता है, रंगीन लवक होता है जो फूल एवं फलों में, फूल एवं फलों में पाया जाता है, जो फूल एवं फलों में पाया जाता है। इसका 3 रंग होता है, 3 रंग होता है, लाल, नारंगी एवं पीला, लाल, नारंगी एवं पीला। और तीसरा लिखिएगा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा लिखिएगा ल्यूकोप्लास्ट, इसको कहा जाता है अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। डैश दे करके लिखिएगा इट इज कलरलेस प्लास्टिड, यह रंगहीन लवक है, यह रंगहीन लवक है। अगला पॉइंट लिखिएगा इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है,
यह कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। इट स्टोर कार्बोहाइड्रेट हो गया। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, पोटैटो आलू, कॉमा इनसाइड दी सीड, इनसाइड दी सीड, बीज का आंतरिक भाग, बीज का आंतरिक भाग। ठीक है, अब देखिए पहला इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है इसी के कारण पत्ता कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, अब पत्ता को क्या कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट, पौधा का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्ता को। तो प्रकाश संश्लेषण कहां होगा, पत्ता में, और प्रकाश संश्लेषण में मदद कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल होता है या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। तो प्लांट्स में जो भी कलर दिखे, ठीक है, जैसे आप अड़हुल के फूल को देखोगे ना तो उसमें पाया जाता है जैंथोफिल। क्या पाया जाता है, जैंथोफिल। किसमें, अड़हुल के फूल में। तो उसका रंग कैसा होता है, लाल। तो पूछे आपसे कि जैंथोफिल इज द एग्जांपल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो क्या कहोगे, क्रोमोप्लास्ट। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, किसी कारण होता है, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। कैप्सिसिन के कारण मिर्च में तीखापन और उसका हरा रंग, तो किस, वो भी क्या होगा आपका, क्रोमोप्लास्ट होगा। तो जहां जहां रंग का बात आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। तो लिख दिया है, इट इज कलरफुल प्लास्टिक जनरली फाउंड इन फ्रूट्स, फलों में पाया जाएगा, फूलों में पाया जाएगा। यह सामान्यतः और भी रंग हो सकते हैं लेकिन अधिकांश 3 ही रंग में पाए जाते हैं, लाल, ऑरेंज और पीला। अगला है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको माने कलरलेस, ल्यूकोसाइट्स मतलब कलरलेस कोशिका, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड। तो यह कलरलेस है और किसमें पाया जाएगा, तो इस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। तो आलू में रहेगा और किसमें रहेगा, जो भी बीज होता है, सीड। तो सीड का आंतरिक भाग किसका बना रहता है, ल्यूकोप्लास्ट का। ठीक है, सीड का आंतरिक भाग ल्यूकोप्लास्ट और सीड का बाहरी भाग एस्केलेरेनकाइमा। सीड का बाहरी भाग जो होता है वो एस्केलेरेनकाइमा का, और सीड का आंतरिक भाग जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट का। तो बीज के अंदर में भी क्या स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। याद रहेगा। चलिए तो आज इतना ही, फिर आगे इसके नेक्स्ट क्लास में इतना रिवाइज कर लीजिएगा।